हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे करने जा रहे हैं नॉर्मलाइज वाइज क्लासिफिकेशन। ये दो तरह के हैं, नॉर्मल ओवरहेड और एबनॉर्मल ओवरहेड। कहते हैं नॉर्मल ओवरहेड्स क्या होते हैं? दीज आर दी ओवरहेड विच आर डन एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट टू अचीव सच लेवल ऑफ आउटपुट नॉर्मेलिटी। कि आपने एक पर्टिकुलर कोई लेवल सेट कर दिया और उस लेवल को अचीव करने के लिए जो गोल आपने डिसाइड किया वो आपके नॉर्मल ओवरहेड्स में आते हैं और इनको प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है एबनॉर्मल ओवरहेड। ये ऐसे ओवरहेड हैं जिनको एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल तक अचीव करने में इनकर्ड नहीं किया जाता, लाइक लॉस ड्यू टू फायर, स्ट्राइक, लॉकआउट, थेफ्ट, या अचानक से लाइट चली जाती है, मशीन का ब्रेक डाउन हो जाता है। ये इस तरह के ओवरहेड होते हैं जिनको प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता बल्कि कॉस्टिंग P&L अकाउंट से इनको चार्ज किया जाता। अब आता है कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। कोड का मतलब ये है कि आप ओवरहेड्स को कुछ न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिकल एक नंबर दे देते हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उनको एक हेड और सब हेड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके। जो सिंबल्स और नंबर्स का यूज़ करते हैं उन्हें कोडिफिकेशन कहा जाता है। ये जो कोडिफिकेशन है विद द यूज़ ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर एंड कॉस्ट अकाउंटिंग नंबर के आधार पर की जाती है। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके अंदर जो भी आइटम होती है उनको फैक्ट्री ओवरहेड से चार्ज किया जाता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग नंबर में वो आते हैं जिनको आप चार्ज करते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से। तो कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड अल्फ़ाबेटिकली मेथड है, न्यूमेरिकली मेथड है, अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिकली मेथड है। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। देखिए, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड मीन्स द पुलिंग ऑफ इनडायरेक्ट आइटम ऑफ एक्सपेंस from books of accounts and sportive and corroborative records in logical group having regards to their nature। कि जब हम ओवरहेड्स को उनके नेचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं उसे कलेक्शन बोलते हैं। जैसे कलेक्शन मैंने परचेज की अलग कर दी, परचेज जर्नल एंड इन्वॉइसेस। कहता है परचेज जर्नल और इन्वॉइसेस में उन आइटम्स को लिखा जाता है जब हम माल को खरीदते हैं तो वो परचेज जर्नल में लिखा जाएगा। स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक कॉटन वेस्ट, लुब्रिकेंट, ब्रशेस, शॉप और ब्रोम्स के लिए किया जाता है। वेज एनालिसिस बुक, वेज एनालिसिस मतलब इनडायरेक्ट वेजेस से रिलेटेड है, ओवर टाइम बोनस इसमें ट्रीट किया जाता है। कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस आती है, इन क्रेडिट वाली कहीं पर नहीं लिखी जाएंगी। जर्नल की अगर हम बात करें तो इसमें एक्रूड चार्जेस एंड पेमेंट्स को लिखा जाता है, किसको छोड़कर? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नोशनल रेंट और एडजस्टमेंट को छोड़कर। डिफरेंट रजिस्टर्स एंड रिपोर्ट्स। कहता है इन्फॉर्मेशन अबाउट डेप्रिसिएशन कैन बी हैड फ्रॉम दी प्लांट एंड मशीनरी। अब जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था वो जर्नल में नहीं लिखा गया क्योंकि उसके लिए अलग से मुझे मशीनरी रजिस्टर बनाना पड़ा और उसके अंदर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखा दिया। रिपोर्ट्स रिगार्डिंग स्क्रैप, वेस्ट, स्पॉइल्ड मटेरियल, आइडियल आइटम, आइडियल मशीन्स एंड आइडियल फैसिलिटीज़ हेल्प टू कलेक्ट दी ओवरहेड्स। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट ओवरहेड आइटम। ये वो ओवरहेड आइटम्स हैं जिनको आप कॉस्ट शीट बनाते हुए ट्रीट कर चुके हो। जैसे कि पहले हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट लिया जाता है या हमारी फर्म्स को फ़ायदा होता है या बेनिफिट्स होता है उसके लिए। कहते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एक डिबेटेबल पॉइंट्स है, मतलब इसके अगेंस्ट में और इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि आखिर इसको P&L से तो चार्ज किया जाता है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्यों नहीं लिखा जाता। तो आज हम इसके फेवर के और उसके बात कर रहे हैं इग्नोरेंस के। देखो, पहले हम बात करते हैं इसके फेवर में कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फेवरेबल, इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इस बुक में से समझा रही हूँ, हिंदी मीडियम वाली में से। देखो, यहाँ पर लिखा है पूंजी पर ब्याज को शामिल करने के पक्ष में क्या तर्क है। कहता है जैसे लेबर को हम रिवॉर्ड्स देते हैं उसको रेमुनरेशन देकर उसे हम प्रोडक्शन एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं, वैसे ही कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसे आपको ऐड करना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन एक्सपेंस मानना चाहिए। कहता है यदि हम फैक्टर को डिटरमाइन नहीं करेंगे तो उसका आपस में कंपैरिजन नहीं किया जाएगा और ना ही हम एक कंक्लूसिव पॉइंट पर आ पाएंगे। कहता है कि पूंजी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है हमें मशीन्स और बाकी एसेट्स पर एक्सपेंसेस करने में होता है। कहीं पर ये मशीनें अधिक रेट की होती है, कहीं पर कम रेट की होती है।
तो कहता है कि इन यंत्रों की उत्पादन क्षमता भी थोड़ी सी अलग होती है, परिणाम स्वरूप उनकी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में भिन्नता होती है। यदि ब्याज के घटक को उत्पादन व्यय में शामिल नहीं किया जाता तो उत्पादन लागत हमारी गलत आएगी। मतलब फेवर में तो हर एक पॉइंट पर ये कहेगा कि मान लो बड़ी बड़ी मशीन्स है, कोई इक्विपमेंट है, उस पर अगर कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो उसको ऐड करना चाहिए। कहता है कि जब किराए पर लेकर प्लांट या मशीन से उत्पादन किया जाता है तो इस किराए को उत्पादन लागत का पार्ट मानना चाहिए। मान लो वो प्लांट या मशीन हमने अपनी कैपिटल से परचेज़ की है, तो अपनी कैपिटल से तो उस पर इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो उसे हमें प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। जब पूंजी उधार ली जाती है तो वह उत्पादन के काम आती है और उस पर ब्याज देना पड़ता है, तो फिर उस ब्याज के व्यय को उत्पादन व्यय में क्यों नहीं शामिल किया जाता। जब कोई व्यक्ति व्यापार में अपनी पूंजी लगाता है तो उस दशा में उसे उस पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए, क्योंकि वह उस धनराशि को अगर मान लो अपनी किसी सिक्योरिटीज़ को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है तो भी उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जब अलग अलग रेट्स की वस्तुओं का उत्पादन करने में प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग कैपिटल लगाई जाती है तो फिर क्यों उसे ऐड नहीं किया जाता, ये इसके फेवर में पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके अगेंस्ट में। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो इकोनॉमिक्स की समस्या है, लागत लेखाकार की वो नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि पूंजी का पुरस्कार लाभ से प्राप्त हो जाता है। अनेक व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं और निष्क्रिय रहने पर भी लाभ में बांटते हैं। यदि क्रियाशील होकर व्यवसाय का कार्य करते हैं तो वह उसका वेतन लेते हैं, उसकी पूंजी पर कर देते हैं। लागत लेखों में वास्तव में किए गए व्ययों का समावेश होता है, ना कि ऐसे व्ययों का जो किए ही नहीं है। ब्याज जो दिया गया है ऐड नहीं किया जाना चाहिए। अगर ब्याज के सिद्धांत को लागत में लागू किया जाता है तो हमें उसकी कॉस्ट निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होती है। कहता है कि व्यवसाय में उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री विभिन्न तिथियों को विभिन्न मूल्य पर क्रय की गई। मतलब हमने रॉ मटेरियल अलग अलग डेट पर अलग अलग प्राइस पर उसको परचेज़ कर लिया। जब बाद में खरीदी गई सामग्री का मूल्य पहले की तिथि से अधिक या कम है तो वह क्या इस कारण से है कि उसमें पूंजी का ब्याज ऐड किया गया है या कम आने पर उसको ख़त्म कर दिया गया है। कहता है कि पक्ष में दिए गए तर्क 3 व 4 का उत्तर यह है कि मशीन या भवन आदि पर हराश या किराया, मरम्मत व अनुरक्षण व बीमा व आदि चार्ज किया जाता है, इसलिए ब्याज शामिल करने का प्रश्न ही नहीं होता। वो कह रहा था ना, मशीनों को भी हम रेंट पे परचेज़ करते हैं या अपनी कैपिटल लगाकर उसको ख़रीद लेते हैं, तो उसे क्यों नहीं ऐड किया जाता। तो यहाँ पर उसने उसके आर्ग्यूमेंट में ये आंसर दिया है कि भाई देखो, उसको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि उसकी मेंटेनेंस का खर्चा आता है, उसके इंश्योरेंस करा लेते हैं, उससे चार्ज कर लिया जाता है, इसलिए उसे कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐड नहीं किया जाता। और कई बार हम उसकी डेप्रिसिएशन जो निकालते हैं या रिपेयर मेंटेनेंस होती है उसको एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करके दिखा देते हैं। ब्याज किस रेट पर लगाया जाए यह कहना कठिन हो जाता है, क्योंकि बाज़ार में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। एक पर्सन अपनी खुद की पूंजी व्यवसाय में लगाए या वह बैंक से उधार ले तथा उसके लिए वह जनता में डिबेंचर्स इशू करे, यह तो उसकी अपनी समझ और सुविधा पर डिपेंड करता है। इस प्रकार की सुविधा या असुविधा से उत्पादन की लागत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रभाव पड़ता है तो P&L पर पड़ता है। कहता है स्थायी संपत्ति पर तो ब्याज की गणना करने में कुछ सुलभता हो सकती है, परंतु चल संपत्ति तो डे टू डे मतलब चेंजेस होते रहते हैं, तो उनको इवेल्युएट करना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाती है। अगर कंक्लूज़न की बात करें तो वो ये कह रहा है कि दी गई ब्याज को लागत में शामिल किया जाता है, लेकिन एक्रूड इंटरेस्ट को नहीं लिया जाता। दी गई अथवा नहीं दी गई दोनों प्रकार की ब्याज को कॉस्ट में ऐड किया जाना चाहिए। दी गई तथा नहीं दी गई दोनों ब्याज को ऐड नहीं, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या केस है और उस केस के हिसाब से उसको P&L से चार्ज किया जाएगा या कॉस्ट के अंदर चार्ज किया जाएगा। थैंक यू।